हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने देखा कि जो ताज के अंतर्गत यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक रहता है। ठीक है, तो इसमें से जितने भी, क्योंकि पहले भारत क्या था कि कंपनी के अंतर्गत शासन कब से कब तक था, उसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं। देन उसके बाद था कि ताज के अंतर्गत भारत कब से कब तक था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इसके बारे में जो फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी का, उसमें आप देखोगे जाके प्लेलिस्ट में, उसकी लिंक में वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ताज का शासन है 1858 से 1947 तक का, उसमें हमने देखा कि कितने एक्ट आते हैं। तो पहले तो 1858 का जो अधिनियम आता है, उसके बाद 3 भारत परिषद अधिनियम आते हैं, यानी कि 1861 का आता है, 1892 का आता है और 1909 का आता है। ठीक है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी 1861, 1892 और 1909, इसको ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने कल देखा कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, पहले तो 3 भारत परिषद अधिनियम आते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल अधिनियम एक्ट आते हैं, और अब आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, यानी कि भारत शासन अधिनियम आता है 1919 में, फिर उसके बाद आता है 1935 में। भारत शासन अधिनियम के बाद हमने देखा था कि जो 1919 में आया, उसके बाद फिर 10 साल बाद उसका जो प्रावधान था कि एक रॉयल कमीशन भेजा जाएगा इसकी समीक्षा के लिए, लेकिन वो 1927 में ही भेज दिया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन के नाम से। तो कभी कभी क्या है कि आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है इन एक्टों से कि आपको पूरा सीक्वेंस से उसको मिलान करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अब आपको दे दिया कि 1927 साइमन कमीशन, या तो सही मिलान कीजिए कि कौन सा सही है, 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के सामने सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। आपको डेट दे देगा और उसका जो सन है सन दे देगा और उसके नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे 1927 में साइमन कमीशन, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, या कुछ दे दिया कि 1919 में भारत शासन अधिनियम, या वहीं पे लिख दिया कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो जब आप पढ़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम नहीं आया था, तो फिर आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी डेट, जितने भी ये अधिनियम थे, एक्ट पारित हुए थे, इनकी डेट और इनके नाम साथ साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक 1919 तक की बात कर ली थी। साइमन कमीशन के बाद हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट एक आती है जिसमें 11 सूत्री मांग की जाती है। देन उसके बाद था कि 1934 में एक सांप्रदायिक पंचायत पेश किया जाता है, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही जाती है। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम किसी भी टॉपिक से पढ़ रहे हैं और उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं और बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको समझ में आ जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या बातें कहाँ पे कही गई थी। ठीक है, जब आप किसी काम को एक बार 2 बार करते हो तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने लगता है कि हाँ, और जो गलतियाँ रहती हैं आप उसको भी पकड़ लेते हो कि यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रही थी और ये मेरी गलती थी। ठीक है, तो इसलिए हाँ, आप जब भी पढ़ो तो उसको रिवाइज ज़रूर करो। और यहाँ पे जो आपको स्लाइड में नोट्स दिख रही है वो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, इसलिए यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहो, जो भी इंटरेस्टेड हो या ना हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बना लो, क्योंकि नोट्स बनाने वालों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, कैसे लिखें। इसलिए हमने ये बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया है, तो आप लोग बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके या कि जैसे भी आप बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले अब हम बात करेंगे उन भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। यहाँ पे हमने क्या क्या बात की थी
कि इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 विषयों में विभाजित कर दिया था, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित में हमने देखा था कि जो गवर्नर के कार्यकारी अधिकारी थे उन मतलब जो मुख्य काम होते थे तो वो आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए थे, जैसे कि वित्त, सेना, न्याय, सिंचाई, जल। तो इनमें से कौन होता है? गवर्नर के जो कार्यकारिणी थे वो करते थे, ठीक है, जो आरक्षित विषय के अंतर्गत कार्य आते थे। और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो कार्य आते थे उनको जो कौन था? गवर्नर की सहायता के लिए जो भारतीय मंत्रियों की एक टीम बनाई गई थी तो उसको दे दिया गया था। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत उनको काम करना पड़ता था, जैसे कि हो गया एजुकेशन हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। तो इनके मामले में क्या था कि या स्थानीय स्वशासन हो गया, इनको हस्तांतरित विषय जो मतलब हस्तांतरित विषय थे तो ये भारतीय मंत्रियों की टीम जो थी वो देखती थी और आरक्षित विषय में जो विशेष कार्य थे उनको रखा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ कर दी थी, यानी कि डायरेक्ट निर्वाचन होना था कि जनता के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए जैसे अभी होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा? ये आप लोग प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर बताना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम आगे बात करें तो इसके अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, ठीक है। इसमें जो एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें से जो 6 मेंबर थे उनमें से 3 मेंबर इंडियन होने इम्पॉर्टेंट थे कि वहाँ के भारतीय मेंबर होंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो आज यूपीएससी में जो मतलब लोक सेवा आयोग है तो इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग किया था, ठीक है। अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले क्या किया गया है कि रेल बजट को, जो रेल बजट अलग था उसको एक में ही मर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में से अलग किया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आपके ये जितने भी फैक्ट हैं तो ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, एसएससी बैंकिंग कहीं भी आपसे पूरे ये इस पूरे एक स्टेटमेंट ही उठा लिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसको दे दिया, दूसरा 1935 का दे दिया या इसी के तीनों दे दिए, पूछ लिए कि 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जांच कीजिए, ठीक है। अब आपको पहले, दूसरे, तीसरे स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसमें से पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा दे दिया केवल 2, तीसरे में दे दिया 1 या 3, 1 या चौथे में दे दिया 1, 2 या 3। तो आपसे यदि बनते रहेंगे तो आप इसका आसानी से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। देन अब हम बात करें आज भारत सरकार अधिनियम 1935 की, ठीक है। तो यहाँ पे 1935 में सबसे पहले क्या हुआ था कि जो यह अधिनियम था तो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। मतलब कि जो भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें क्या था, 321 धाराएं थी व 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। कितनी थी? 321 धाराएं थी व 10 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? ये तो खैर भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, बट प्रेजेंट टाइम में जो हमारे संविधान में अनुसूचियां 8 हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि वो अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और उनके अंतर्गत कौन क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान यानी कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियां अब 12 हो गई हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस किस संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूचियां और कब जोड़ी गई थी, ठीक है, इनमें क्या क्या बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि भारत के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और जो प्रेजेंट टाइम में अभी है 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो यहाँ पे 1935 में क्या था, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी।
कभी कभी इसका मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है 1935 की मतलब कि एक कॉपी है, ठीक है, या नकल कॉपी है, इसकी व्याख्या कीजिए कि जो 1935 का अधिनियम आया था उसी का आधा से अधिक भारतीय जो संविधान बनाया गया था, तो यहाँ से ही आधी से अधिक बातें उठा ली गई थी, ठीक है। देन इसके बाद अब हम आगे देखें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी। 1935 के अधिनियम में ही क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियां, जिसमें से संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची यानी कि दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। ये कब थी, जब ये अनुसूचियां मतलब इनकी 3 सूचियां विभाजित हुई थी कि केंद्र एवं मतलब इस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियां जो थी, संघ सूची यानी कि जो सेंटर की थी, उसमें संघ सूची में किसका अधिकार था, किसी भी विषय पर कानून बनाने का, उस केंद्र सरकार का, ठीक है, जिसमें 59 विषय थे। राज्य सूची में कितने थे, तो राज्य सूची में 54 विषय थे जिसमें राज्य का अधिकार था। और समवर्ती सूची में यानी कि समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिसमें कि दोनों का अधिकार था कि दोनों में से कोई भी राज्य या कि जो हमारी सेंटर है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विवाद की स्थिति में, जब विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में कौन कानून बना सकता है, ठीक है, मतलब किसका कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची में जब विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, तो फिर उसमें से केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो पहले जो था उसमें से क्या था कि ये हमारे प्रेजेंट टाइम की अनुसूचियाँ और जो राज्य के लिए हैं, संघ के लिए हैं, वो हम 7वीं अनुसूची में इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इतना समझते हैं कि संघ सूची में कितने थे, 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची यानी कि दोनों के लिए 36 विषय थे, ठीक है। 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। अब यहाँ से आप देखिए कि यही 1935 के संविधान में बात मतलब अधिनियम में बात की गई है और एज इट इज यही ले लिया गया है। जो सूचियों का विषय है उनको थोड़ा इधर उधर हेर फेर किया गया है, घटाया बढ़ाया गया है, बाकी एज इट इज यही उठा लिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि क्या कैसे है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि वो उसकी नकल कॉपी है या टू कॉपी है, ठीक है। देन उसके बाद बोले तो इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, केंद्र में, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया यानी सेंटर में, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया, ठीक है। तो प्रांतों में क्या किया, इसने द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया था, ठीक है। पहले आप ये समझो, जब भारत आज़ाद होने से पहले कोई राज्य नहीं था, भारत को ही एक राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आपको पता है कि भारत कहीं भी आपको भारत देश नहीं मिलेगा, भारत एक राज्य के ही नाम से पूरे संविधान में आपको कहीं देश नहीं मिलेगा, भारत देश, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि पहले कोई राज्य नहीं थे, जैसे अभी 28-29 राज्य हैं, तो पहले नहीं थे। पहले सिर्फ क्या था कि इनको प्रांतों में डिवाइड था, काखा गागा करके था, तो ऐसे था, ठीक है। देन उसके बाद अब हम आगे देखें तो क्या हुआ कि इसने 11 राज्यों में से 6 में से क्या किया कि 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। यानी इसमें 11 राज्य थे जिनमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है, ठीक है। तो ये डेट आप लिख लेना, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। किस अधिनियम के तहत,
तो वो हमारी की जाती है 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। देन अगला देखें तो इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में, ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद अब हम यदि बात करें तो इसमें से क्या होता है कि ये तो रहा भारत शासन अधिनियम 1935 का। उसके बाद आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव एक आता है, ठीक है। 1935 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसमें क्या बात की जाती है कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव में क्या बात की गई थी, या अगस्त प्रस्ताव कब आया था, या भारतीयों का मतलब भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा ये किस प्रस्ताव में बात की गई थी। तो ये बात आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको याद रखनी है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, इसको आप नोट कर लो। अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें क्या बात कही जाती है कि 1940 जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। थोड़ा थोड़ा इनका समझते हैं। तो क्रिप्स मिशन 1940 के बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन एक आता है। तो क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि संविधान सभा की रूपरेखा की बात की गई। जो क्रिप्स मिशन आया वो किस लिए आया था, संविधान सभा के रूपरेखा की बात करने के लिए। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड, मतलब ये समय के बाद आया था, जब आना चाहिए था तब नहीं आया था, बाद में आया था। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, या कि निकली तारीख का चेक कहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निकली तारीख का चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। किसने कहा था, गांधी जी ने। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है उसको। देन उसके बाद था कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि पृथक पाकिस्तान की बात न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस में जो थे तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो पोस्ट डेटेड चेक है, और मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि जब वहाँ पे पाकिस्तान के जो पृथक पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी इस एक्ट में, तो उसने क्या किया कि इसको बहिष्कार कर दिया था क्रिप्स मिशन को, ठीक है। फिर इसको जैसे आया था वैसे ही लौटना पड़ा, और जल्द ही 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें थी, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन में 3 जो प्रमुख रूप से उसके मेंबर थे, उसमें से सबसे पहला था पैट्रिक लॉरेंज, और जो भारत राज्य सचिव था, ठीक है। ये आप वो जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये। तो 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि सबसे पहला जो 3 मेंबर थे उसमें, तो पहला था पैट्रिक लॉरेंज जो कि भारत का राज्य सचिव था, ठीक है। उसके बाद था AB अलेक्जेंडर जो नौसेना अध्यक्ष था, और तथा जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था वो वित्त अध्यक्ष था, ठीक है। तो ये 3 लोग आते हैं, कब आते हैं, 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है, ठीक है। यानी कि इसमें 3 मेंबर कौन कौन से हो गए, पैट्रिक लॉरेंज भारत राज्य सचिव, AB अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष, तथा जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था तो वित्त अध्यक्ष था, ठीक है। ये भारत कब पहुंचता है, तो 26 मार्च को 1946 को ये भारत पहुंचता है, ठीक है। कौन, कैबिनेट मिशन। तो 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे भारत आने के, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना था, ठीक है। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग राज्य की बात कर रहे थे, बात करें तो अलग अलग देश की बात कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी कारण हुआ था, ठीक है। वो अपनी अलग अलग जो भी निर्वाचन क्षेत्र थे बनाए हुए थे। तो कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य जो था, जिस उद्देश्य से आया था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने आया था। दूसरा था कि वायसराय को भारतीय संविधान सभा में गठन करने में सहायता करना, ठीक है। जो भारतीय संविधान सभा के बैठक में गठन करने में सहायता करना था। देन उसके बाद इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा का आधार तय करना। संविधान सभा को कैसे बनाया जाएगा उसका आधार तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। उसके बाद 1947 में क्या आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था
तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस आधार पे तैयार किया जाता है या कब से वो इस संविधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये बात आप याद रखना, 1946 कैबिनेट मिशन, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रमुख भूमिका निभाता है। तो 1946 का जो वो कैबिनेट मिशन है। क्रिप्स मिशन आता है लेकिन उसका बहिष्कार कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा भी, जो कांग्रेस पार्टी थी, और मुस्लिम लीग के द्वारा भी बहिष्कार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें बात की गई है, इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। जो 1947 का आता है अधिनियम, उसमें क्या किया गया कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर देता है और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं प्रभु राज्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसका डिटेल में समझते हैं। क्या हुआ था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, क्लाइमेट इटली था। तो इटली क्या घोषणा की इटली ने कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ का ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषणा, जो इटली था, वो घोषणा करता है कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। जब इटली की ये घोषणा सुनी तो मुस्लिम लीग क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए और भारत के विभाजन की बात कही, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी वो आंदोलन कर देती है और क्या बोलती है कि जो क्रिप्स मिशन का बहिष्कार भी इसीलिए किया था क्योंकि उसमें पृथक पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। और जब क्लाइमेट इटली की घोषणा सुनते हैं तो फिर वो क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं और क्या कहते हैं, भारत का विभाजन होना चाहिए। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर क्या किया कि स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ठीक है। जो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है, उसमें से उसके प्रधान इटली ने क्या कर दिया कि ये घोषणा कर दी कि जो कोई नहीं मानना चाहता है तो वो इसमें कोई बाध्य नहीं किया जाएगा कि उन संविधान को माने या उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी। 3 जून 1947, ये डेट याद रखना, 3 जून 1947, ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन। तो इसका नाम मतलब क्या था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर देते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1947 को हुआ था, ठीक है। हमारा भारत बाद में स्वतंत्र हुआ है और भारत पाकिस्तान का विभाजन पहले ही हो चुका था 3 जून 1947 को। इसमें क्या कहा जाता है कि माउंटबेटन योजना इसको कहा जाता है जब इसका विभाजन इसी के तहत होता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही मान गए, हालांकि इतनी आसानी से नहीं माने। बता कितना बड़ा हमारा देश, जब वो एक घर के कई हिस्से होते हैं तो कितना बुरा लगता है। हालांकि बहुत मेहनत से ये सब कुछ बना हुआ था और बना बनाया खेल कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था, जिसमें से बहुत से लोगों को दुख भी हो रहा था। जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए, इनको काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन क्या करें, अब जिन्ना जी की जिद थी कि नहीं पाकिस्तान चाहिए, इसलिए मजबूरी थी, देना पड़ा उनको। नहीं तो पता नहीं क्या है, आपस में ही लड़ भिड़ जाते तो अंग्रेज़ों को भगाना तो दूर, यहीं पे आंदोलन शुरू हो जाता, ठीक है। तो क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र बाद में हुआ था। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलती है
और 3 जून को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। ठीक है, मतलब पृथक हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। ये डेट आपसे पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 3 जून 1947, इसको याद रखना है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है, यानी माउंटबेटन योजना, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी जो प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं थी, तो उनमें से हमने पहली देख ली थी कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। ठीक है, मतलब इसने क्या किया कि भारत का विभाजन कर दिया और 2 स्वतंत्र राष्ट्र जो थे भारत और पाकिस्तान का सृजन कर देता है। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, जो भारत सचिव का पद था उसको क्या कर दिया जाता है? इस कानून के तहत, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके तहत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है। वायसराय का पद बना रहता है, लेकिन भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभु था की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, जितना भी ब्रिटिश संप्रभु राज्य थे उनके समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। और इसने शाही उपाधि से भारत को सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि भारत में जो सम्राट शब्द था उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, कि अब भारत में कोई राजा रानी नहीं रह गया था। ठीक है, पहले जो रियासतें थी, तो रियासतें हालांकि स्वतंत्रता के बाद फिर काफ़ी कुछ जो देसी रियासतें थी उनको मिलाया गया था फिर बाद में। ठीक है, तो ये सारी बातें इस एक्ट के तहत की गई थी। देन उसके बाद अब हम समझेंगे कि इसमें से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसमें से क्या क्या बात की गई थी? अंतरिम सरकार की, और अंतरिम सरकार के बाद था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बनाया गया था। ठीक है, तो इनमें से एक नज़र देख लेते हैं इनको। पहला था कि जब जो अंतरिम सरकार थी उसमें क्या क्या बात की गई थी, ये आपको सारा एम लक्ष्मीकांत का है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हो बिना हेजिटेट के। ये यूपीएससी वालों के लिए ही नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग बिना बिल्कुल डरे हुए इसकी नोट्स बना लोगे और आपके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाई गई है। इसमें से सबसे पहले क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के जो देख रेख करता थे। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, उनके बारे में क्या बात कही गई थी? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनकी देखरेख में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। खाद्य एवं कृषि था। और जान मथाई के अंतर्गत क्या था? कि उद्योग व नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। जगजीवन राम श्रम। और सरदार बलदेव सिंह के उसमें अंतर्गत में क्या था? रक्षा का। और CH भाभा के अंतर्गत क्या था? कार्य खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां के उसमें था वित्त, यानी कि जो वित्त क्षेत्र था उसका देखरेख करना था। अब्दुल रब निस्सार, ठीक है, तो इसमें क्या था? डाक एवं वायु। आसफ अली जो थे उनके में था कि रेल एवं परिवहन। और C राजगोपालाचारी, इनमें था शिक्षा एवं कला। और इसमें था कि II चुंदरीगर, इसमें वाणिज्य था। और जगनफर अली खान यानी कि स्वास्थ्य वाले मंत्रालय को देख रेख इनको मिली थी। और जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे ये विधि के ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनाया जाता है वो तो हमने अंतरिम सरकार का देखा। अब बात करें स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, अंतरिम सरकार 1946 की थी। ठीक है, जो कैबिनेट सभा में संविधान सभा बनाई जाती है, कैबिनेट मिशन जो आता है उसके तहत, तो उसमें हमने देखा। देन अब बात करें स्वतंत्र भारत की, तो जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले यानी कि वैज्ञानिक शोध वगैरह इनके मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जितनी भी समितियां हैं, और ये अंतरिम सरकार का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। आप प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देखना, यूपीएससी या स्टेट PCS का, इनमें इतने ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा। डॉक्टर जान मथाई, रेलवे एवं परिवहन। आर के षणमुखम सिट्ठी जो थे वो वित्त मंत्रालय की देखरेख करते थे। और B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वे विधि के थे। और जगजीवन राम श्रम के अंतरिम सरकार में भी थे और इसमें भी थे, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह रक्षक है। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय की। और C.H. भाभा जो थे वाणिज्य के। और रफ़ी अहमद जो विदेही थे वो संचार के। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति। देन उसके बाद था B.N. गाडगिल, तो ये थे कार्य खान एवं ऊर्जा के, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे समझ में आ गए होंगे। कल हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी प्रोसेस देख ली, कितने कितने एक्ट है, कैसे कैसे संविधान सभा का गठन 1946 में आखिर में किया जाता है। ये सारी बातें हमने समझ ली हैं और आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर किया करो और लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि ताकि और कमेंट भी किया करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है अंदर से कि चलो कम से कम बच्चे देख रहे हैं, उनके यूजफुल का है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।